नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। संज्ञा प्रकरण भाग 2 के इस वीडियो में अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण विधि के संज्ञा प्रकरण द्वितीय अध्याय की उन संज्ञाओं को जो पिछले वीडियो में अवशिष्ट रह गई हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारी पुस्तक पर। तो व्याकरण विधि अध्याय 2 संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत पिछले वीडियो में मतलब संज्ञा प्रकरण भाग 1 के वीडियो में हम पद तक की संज्ञाओं का विशद अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें अगली संज्ञा पढ़नी है निष्ठा। तो ये पृष्ठ आपके सामने है निष्ठा। त और तवतु ये जो दो भूतकालिक प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों का नाम है निष्ठा। त और तवतु इन प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। उसका सूत्र है त तवतु निष्ठा। त और तवतु निष्ठा के लिए देखिए, यहाँ त और तवतु यहाँ तो लगी छोटे उ की मात्रा और यहाँ पर लगी बड़े उ की मात्रा, इसलिए लगी कि त और तवतु मिलकर दो हो गए। यहाँ पर जब समास हुआ तो फिर जैसे साधु साधु साधव, वैसे तवतु तवतु बना। तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा ही हम लगाएं अगर इस सूत्र का हम कहीं प्रयोग करते हैं तो त तवतु निष्ठा माने त और तवतु इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। और ये निष्ठा कहाँ प्रयुक्त होती है? तो कह रहे हैं इसके योग से भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण किया जाता है। आप लोगों ने भी निर्माण किया होगा, पुस्तकों में भी हम पढ़ते हैं। तेन पुस्तकम पठितम, उसके द्वारा किताब पढ़ी गई। अहम गतवान, मैं गया। सह पठितवान, उसने पढ़ा। तो इस तरह से जैसे गम में त लगाया तो ये गतः शब्द बना, या गम में तवतु लगाया तो ये गतवान शब्द बना। तो ये जो त प्रत्यय है और ये तवतु प्रत्यय है, उन दोनों की निष्ठा संज्ञा है। और जहां कहीं सूत्रों में अगर पाणिनि जी या अन्य वैयाकरण निष्ठा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें वहां समझ जाना चाहिए कि निष्ठा कहने का तात्पर्य है त और तवतु प्रत्यय। चलिए अब हम अगली संज्ञा देखते हैं। अगली संज्ञा है विकरण। ये विकरण धातुओं और तिंग प्रत्ययों के बीच में लगते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि धातु पाठ की जितनी भी धातुएं हैं उनकी प्रकृति थोड़ी थोड़ी अलग है और उस प्रकृति के हिसाब से एक जैसी प्रकृति वाली धातुओं को पाणिनि जी ने समूहों में विभक्त किया है और उनको गण नाम दिया है और वो कुल 10 गण है। तो इन 10 गणों की धातुओं के धातु रूप बनाते समय धातु और प्रत्यय के बीच में प्रत्येक गण के अंतर्गत कुछ अलग अलग शब्दांश या प्रत्यय आते हैं, उन्हें ही विकरण कहा जाता है। तो धातु और तिंग प्रत्ययों के बीच में आने वाले छोटे शब्दांश या छोटे जो प्रत्यय होते हैं, शप, शन, श्नु, णिच इत्यादि, इन प्रत्ययों को विकरण कहते हैं। ये कह रहे ये श्नु आदि प्रत्यय विकरण कहलाते हैं। तो इन विकरणों को जानना धातु की प्रकृति को जानने के लिए बहुत आवश्यक है और इससे संबंधित भी एक विस्तार से मैं वीडियो बना रही हूँ। ये कुल 10 गणों में धातुओं को विभक्त किया है पाणिनि जी ने और इन 10 गणों में अलग अलग विकरण लगते हैं। कुछ धातुएं ऐसी भी हैं, कुछ गण ऐसे भी हैं जिनमें कोई विकरण नहीं लगता। तो उसकी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए ताकि हमें वाक्य बनाते समय जब धातु रूप बनाने पड़े तो हम उन विकरणों को लगाकर हमारे रूप बनाएं। अब उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं कि जैसे भ्वादिगण में भू भू धातु में हम तिप तस झी लगा रहे हैं, तो भू धातु में जब हमने तिप प्रत्यय लगाया भू तिप, तो इनके मध्य में एक शप विकरण आता है।
इस शप विकरण के प का लोप हो जाता है, श का लोप हो जाता है, शेष बचता है केवल अ। तो भू अ ति ऐसी स्थिति बनती है। फिर अनेक नियमों से भू को भव हो जाता है, फिर उस भव में अ जुड़ता है और हमारा धातु रूप बनता है भवति। तो भ्वादिगण की धातुओं में शप विकरण लगता है। इसी तरह जब हम तनादिगण की धातु बनाते हैं तो तनति नहीं बनता, तनोति बनता है। तो जब हम तन धातु में ति तिप्तस जी का जब हम ती लगाते हैं तो तन और ती के मध्य में एक उ विकरण आता है। तन उ ती। अब यहाँ पर भी कुछ नियम आते हैं और उन नियमों से इस उ के स्थान पर ओ हो जाता है और हमारा धातु रूप बनता है तनोति। तो तनादिगण में प्रथम पुरुष के एक वचन में बनेगा तनोति, पर भ्वादिगण के एक वचन में बनेगा भवति। इसी तरह चुरादिगण में णिच का आगम होता है कि यह आ जाता बीच में, तो चुरति नहीं बनता, चरोती भी नहीं बनता, चुरोती भी नहीं बनता, वहां बनता है चोरयति। तो ये बहुत सारे नियम होते हैं धातु रूप चलाने के लिए। तो बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को तो ये सारे नियम जानने ही चाहिए, और छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को कम से कम हर गण की एक धातु को याद करना बहुत आवश्यक है, ताकि वो वाक्य रचनाओं में सारी धातुओं का आसानी से प्रयोग कर सके। तो यहाँ पर देखिए वही बात जो मैंने अभी आपको बताई वो यहाँ लिखी हुई है कि विकरण भेद से ही धातुएं 10 विभिन्न गणों में विभक्त होती हैं। अगली परिभाषा है संयोग। कह रहे संस्कृत में संयोग एक महत्वपूर्ण संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पारिभाषिक शब्द है, संज्ञा है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका अर्थ इस प्रकार से किया है कि हलोन्नंतरा संयोग, हलः अनंतराह संयोग, अर्थात हलों की, व्यंजनों की अनंतरा माने व्यवधान रहित सामीप्य, उस भाव को कहते हैं संयोग। अब ये तो हुई पारिभाषिक शब्दावली। हम अगर इसको व्यावहारिक रूप से समझें तो है स्वर रहित हल माने स्वर रहित व्यंजनों के व्यवधान रहित सामीप्य। किसका व्यवधान? स्वर के व्यवधान रहित सामीप्य भाव को संयोग कहते हैं। जैसे ये महत्व शब्द है हमारे सामने। अब देखिए यह महत्व में जो महत का त है और त्व का त है वो दोनों स्वर रहित हैं। मतलब त त और उसके बाद आ रहा है व। तो यहाँ पर ये 3 वर्णों का संयोग है, ये संयुक्त वर्ण है महत्व। देखिए हम इसको लिख कर अगर देखें तो ये ऐसा बनेगा। देखिए महत्व में एक है म, अ, फिर ह और अ। ये म और ह के बाद तो स्वर आ रहा है, पर ये जो त्व है तो ये महत का एक हलंत त, हल त मतलब, उसके बाद त्व प्रत्यय का हल त और फिर व और फिर अ। तो इस तरह से देखिए ये त त और व, इन 3 हलों के बीच में सामीप्य भाव है, माने किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है। इसलिए ये जो त त और व की जो संयोग हुआ या त त व जो आपस में मिले उसकी संयोग संज्ञा होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदी की वर्णमाला में तो क्ष, त्र और ज्ञ इन तीनों ही वर्णों को स्थान दिया गया है, पर संस्कृत की वर्णमाला में इन्हें शुद्ध व्यंजन नहीं मानते, इनको संयुक्त व्यंजन मानते हैं। इसलिए वर्णमाला में इनको स्थान नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि ये वर्ण बने कैसे। तो देखिए यहाँ पर क्ष माने क
श और अ मिलके क्ष बनता है। त, र और अ मिलके त्र बनता है। और ज, ञ और अ मिलके ये ज्ञ, ज, ञ जो भी इसको बोलते हैं वो ज्ञ बनता है। तो इस तरह से ये जो है संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। इसलिए हमारे वर्णमाला में, संस्कृत की वर्णमाला में इनको स्थान नहीं है। इसी तरह हम अगर देखें कि रामः उद्यानं गच्छति। अब देखिए, रामः उद्यानं गच्छति, यहाँ पर उद्यानम में ये देखिए द और ये द हलंत होगा, इनमें संयोग है। इसी तरह गच्छति का च और छ, ये च और छ इन दोनों के बीच में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं है, इसलिए द में द और य का संयोग है और गच्छ के छ में च और छ का संयोग है। एक और उदाहरण देखते हैं। अयम रामस्य ग्रंथः अस्ति। अब यहाँ पर रामस्य इस पद में देखिए, ये स्य में स और य, स और य इन दो वर्णों का, और ग्रंथ में ग और र का भी संयोग है, और इसी तरह थ में न और थ का भी संयोग है। इसी तरह अस्ति में भी स और त इन वर्णों का संयोग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब दो हल है ना, हलोंतरा संयोग, दो हल माने दो व्यंजन जब किसी व्यवधान के बिना अत्यंत समीप आते हैं और आपस में जुड़ते हैं तो उसकी संयोग संज्ञा होती है, उसे संयोग कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे संस्कृत भाषा में ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिसमें एक दो नहीं बल्कि तीन चार और पांच हलों का भी आपस में संयोग होता है, जिसमें एक प्रसिद्ध वर्ण है कात्स्न्य या कार्त्स्न्यन। तो देखिए यहाँ पर कार्त्स्न्यन में ये क है, इस क में आ जुड़ा तो का बना, पर ये आगे की जो स्थिति है यहाँ पर देखिए, एक तो ये रेफ है, ये यहाँ आएगा, तो र धन त धन स धन न धन य और उसके बाद स्वर आ रहा है। माने ये इतने पांच वर्णों के बीच में एक भी स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए ये संयोग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आगे देखिए, अगला शब्द ज्ञान। तो ज्ञान में भी अभी हमने जो पढ़ा क्षत्रज्ञ में ज्ञ जो है या ज्ञ जो है वो ज, ज और य इन दो वर्णों से मिलके बना है। तो यहाँ पर ज और य का संयोग है और हमारा शब्द बनता है ज्ञान। तो आइए अब हम देखते हैं अगली संज्ञा। अगली संज्ञा है संहिता। कह रहे वर्णों के अत्यंत सामीप्य, वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हलों के व्यवधान रहित सामीप्य को संयोग कहते हैं। कब? जब वो बिना किसी परिवर्तन के आपस में जुड़ जाते हैं तब। पर वर्णों के अत्यंत सामीप्य माने यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों की बात हो रही है कि जब दो वर्ण अत्यंत समीप आते हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, और कोई व्यवधान बीच में नहीं रहता, तो सामीप्य को संहिता कहते हैं। और फिर संहिता में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो करके वो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, इसीलिए संहिता के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सारे संधि कार्य होते हैं। तो संधि में जो है वर्ण आपस में सामान्य रूप से नहीं मिलते हैं, वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ ना कुछ विकार हो जाता है। और संहिता की परिभाषा यहाँ दी गई है व्याकरण विधि में, जो कि पाणिनि जी की परिभाषा है कि परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता माने वर्णों की का परस्पर सन्निकर्ष
वर्णों की परस्पर अत्यंत समीपता को या अत्यंत सामीप्य को संहिता कहते हैं। और वर्णों की जब संहिता की स्थिति आती है तो उसी स्थिति में संधि कार्य होते हैं, विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हम एक संधि देखें, वाक धन ईश। यहाँ पर देखिए वाक का जो क है वो ईश के ई से इसकी संहिता हुई। वाक और ईश के बीच में, माने वाक का अंतिम अक्षर क और ईश का प्रथम अक्षर ई, ये अत्यंत परह सन्निकर्ष माने अत्यंत समीप आए। और समीप आने के कारण इनमें संहिता हुई और संहिता के अधिकार क्षेत्र में संधि के नियम लगे, है ना। जस्ट संधि का यहाँ नियम लगा और क की जगह पर ग हो गया और क में ई जुड़ गया। तो ये वाली जो प्रक्रिया है ये संहिता कहलाती है, इसी को संधि कहते हैं। तो वाक धन ईश ये दोनों आपस में जुड़कर बने वागीश। तो ये हमारा पद बनता है वागीश। संधि के बारे में भी बहुत विस्तार से एक एक संधि की परिभाषा, एक एक संधि के उदाहरण और सूत्र शैली में संधि की परिभाषा इत्यादि समझाने के लिए मैंने अनेक वीडियो बनाए हुए हैं। मैं उनकी प्लेलिस्ट अलग अलग, मतलब स्वर संधि की अलग, व्यंजन संधि की अलग और विसर्ग संधि की अलग, ऐसे तीनों प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगी और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आप वहां जाकर एक एक संधि के विषय में विस्तार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगली संज्ञा देख रहे हैं जो इस पुस्तक की अंतिम संज्ञा है, माने व्याकरण विधि की अंतिम संज्ञा है। और उस संज्ञा का नाम है संप्रसारण। संप्रसारण के लिए पहले हमें यण को समझना होगा। यण जो प्रत्याहार है, यदि माहेश्वर सूत्र आपने देखे होंगे और माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाने की विधि को आपने जाना होगा तो आप ये जान रहे होंगे कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य व र ल। यदि आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाने की विधि नहीं मालूम है तो उसका वीडियो भी यहाँ पर मैं आई बटन पर लगा रही हूँ, उसको अवश्य देखें। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल ये 4 वर्ण आते हैं। और जब हम यण संधि करते हैं तो वहां हमने पढ़ा कि इको यण अचि, इको यणचि, कि अच परे रहने पर इक को यण हो जाता है। इक इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री लृ ये 4 वर्ण आते हैं। तो ई उ री लृ को जब यण हो जाता है तो वो य व र ल होता है। माने यण संधि में ई उ री लृ के स्थान पर य व र ल हो जाता है। पर जब संप्रसारण होता है तो इसके ठीक उल्टा होता है। जहां कुछ सूत्रों में यण को इक हो जाता है, माने यवर अल के स्थान पर जब ई उ रिल री हो जाता है, इन यवर अल इन 4 वर्णों के स्थान पर यथाक्रम ई उ रिल री हो जाता है। माने य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर री और ल के स्थान पर जब री हो जाता है तो इस प्रक्रिया को संप्रसारण कहते हैं। तो कई धातुओं के रूप बनाते समय संप्रसारण होता है, यण के स्थान पर इक हो जाता है। तो देखिए कहाँ होता है, हम एक आध दो उदाहरण देखते हैं और उदाहरण से हम इस बात को समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सामने उदाहरण है। जैसे हम यज, यज धातु होती है यजन करने के अर्थ में, यज्ञ करने के अर्थ में। तो यज से जब हम कर्मवाचक की क्रिया बनाते हैं तो य को संप्रसारण हो जाता है, तो य के स्थान पर ई हो जाता है और यज से यज्जते नहीं बनता, इज होकर इज्जते बनता है। तो यहाँ पर य को संप्रसारण हो गया, य के स्थान पर ई हो गया और हमारा जो रूप बना धातु रूप वो यज्जते नहीं बना, इज्जते बना। इसी तरह वच धातु है बोलने के अर्थ में,
जब वच धातु से हमको कर्मवाची की क्रिया बनानी होती है, तो जैसे हम पठ से पठ्यते बनाते हैं, लिख से लिख्यते बनाते हैं, वैसे वच से वच्यते नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पर व को कुछ नियमों के कारण संप्रसारण हो जाता है। वो नियम जब आप आगे आगे व्याकरण पढ़ेंगे तो समझेंगे, पर आप अभी इतना जानिए कि ये जो व है, इसका संप्रसारण होगा उ। तो व के स्थान पर उ हो जाएगा और वच्यते नहीं बनता, उच्चते बनता है। इस तरह से ये संप्रसारण की क्रिया होती है। तो ये हमारा प्रकरण, संज्ञा का प्रकरण, यहाँ पर समाप्त होता है व्याकरण विधि के अंतर्गत। पर भी बहुत सारी प्रमुख संज्ञाएं अवशिष्ट हैं, जिनका काम हमें व्याकरण पढ़ते समय स्थान स्थान पर पड़ता है। तो अब अगले वीडियो में, मतलब संज्ञा प्रकरण भाग 3 के अंतर्गत, हम उन महत्वपूर्ण संज्ञाओं को जानेंगे और उसके लिए हम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर अवशिष्ट संज्ञाओं को पढ़ेंगे। आशा है कि आपको व्याकरण विधि की ये सारी संज्ञाएं और उनकी परिभाषाएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, अपने संस्कृत अनुरागी और संस्कृत अध्ययन करने वाले मित्रों के साथ शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट दीजिए, और बहुत जल्दी हम मिलते हैं अगली इसी तरह की किसी महत्वपूर्ण अवधारणा के साथ। साथ ही संज्ञाएं जो अवशिष्ट रह गई हैं, उन संज्ञाओं के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।